इमेजिन कीजिए, साल है 2004, लोकेशन लखनऊ। एक शहर जो नवाबों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ कोई नवाब नहीं, आज यहाँ सहारा श्री का राज है। सहारा शहर एक प्राइवेट सिटी जो किलाबंदी यानी फोर्ट्रेस की तरह प्रोटेक्टेड है। वहाँ एक शादी चल रही है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं है। ये हिस्ट्री की सबसे महंगी शादी है। खर्चा 550 करोड़ रुपीस इन 2004। आज की वैल्यू में ये हजारों करोड़ है। गेस्ट लिस्ट सुनिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वहां हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, पूरा बॉलीवुड वहां नाच नहीं रहा है, वो गेस्ट्स को सर्व कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, जैसे वो घर के मेंबर हों। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जैसे पावरफुल पॉलिटिशियंस वहां इंतजाम देख रहे हैं। दुनिया भर से 100 प्राइवेट जेट्स लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा क्योंकि पार्किंग जगह नहीं थी। और इस सब के बीच में एक आदमी खड़ा है, सफेद शर्ट, काली टाई और हाफ स्लीव्ड कोट पहने हुए, चश्मा लगाए, हमेशा मुस्कुराता हुआ। लोग उसके पैर छू रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स उसके सामने झुक रहे हैं। वो खुद को बिजनेसमैन नहीं कहता, वो खुद को मैनेजिंग वर्कर कहता है, वो खुद को गार्डियन कहता है। ये आदमी है सुब्रता रॉय सहारा, द चेयरमैन ऑफ सहारा इंडिया परिवार। उस वक्त सहारा इंडिया इंडियन रेलवेज के बाद देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था। 12 लाख एम्प्लॉयज। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा लिखा होता था। हर टीवी चैनल पर सहारा का ऐड था। एयरलाइंस, मीडिया, रियल एस्टेट, फाइनेंस, वो हर जगह थे। लोग कहते थे कि सरकार इंडिया चलाती है, लेकिन सहारा सरकार चलाता है। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा था। एक ऐसा सच जो 2014 में बाहर आया कि ये पूरा एम्पायर, ये 12 लाख एम्प्लॉयज, ये प्राइवेट जेट्स, ये एम्बी वैली सिटी, ये सब किस चीज पर खड़ा था? ये खड़ा था देश के सबसे गरीब लोगों के पैसे पर। रिक्शा वाला, चाय वाला, मोचनी वाला, उनके 10-10 रुपए जोड़कर बनाया गया 24,000 करोड़ रुपीस का एक ऐसा पिरामिड जो हमेशा के लिए गिरने वाला था। वेलकम टू शून्य पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल कल्ट की। हर्षद मेहता ने मार्केट मैनिपुलेट किया था, लेकिन सुब्रता रॉय ने सिस्टम क्रिएट किया था। एक ऐसा सिस्टम जहां बैंकिंग, पॉलिटिक्स, रिलीजन और क्राइम सब मिक्स हो गए थे। आज हम डिकोड करेंगे द सहारा मॉडल। कैसे एक लंब्रेटा स्कूटर चलाने वाले आदमी ने इंडिया की इकोनॉमी को हैक किया, क्यों पूरा बॉलीवुड उनके पैरों में था, और कैसे एक ट्रक की वजह से ये पूरा एम्पायर बर्बाद हो गया। चैप्टर 1, द स्कूटर एंड द स्कीम, द ओरिजिन स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1978 में, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सुब्रता रॉय एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप हो चुके थे। जेब में सिर्फ 2,000 रुपए थे। ट्रांसपोर्ट का जरिया एक पुरानी टूटी फूटी लमरेटा स्कूटर। गोरखपुर कोई मुंबई या बैंगलोर नहीं था। वहां स्टार्टअप्स नहीं होते थे, वहां सर्वाइवल होता था। सुब्रता रॉय ने देखा कि गोरखपुर के छोटे दुकानदार, ठेले वाले और मजदूरों के पास सेविंग्स का कोई ऑप्शन नहीं है। बैंक्स उन्हें घुसने नहीं देते थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और अगर वो पैसा घर पे रखते तो खर्च हो जाता या चोरी हो जाता। यहां सुब्रता रॉय ने अपना पहला मेंटल मॉडल लगाया, माइक्रो फाइनेंस विथ ह्यूमन टच, छोटी बचत बड़ा रिश्ता। उन्होंने एक स्कीम शुरू की। रूल सिंपल था, आप हमें रोज का 1 रुपया दो, सिर्फ 1 रुपया। बदले में हम आपको साल के एंड में ब्याज के साथ वापस देंगे। आज के जमाने में 1 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन उस जमाने में एक रिक्शा वाले के लिए अफोर्डेबल था। लेकिन स्कीम तो बहुत लोग चलाते थे, सुब्रता रॉय अलग क्यों थे? यहां आता है आइडिया नंबर 2, द एजेंट नेटवर्क, द MLM स्ट्रक्चर। सुब्रता रॉय जानते थे कि ये लोग बैंक नहीं जाएंगे, बैंक को इनके पास आना पड़ेगा। उन्होंने एजेंट्स हायर करना शुरू किया। ये एजेंट्स कौन थे? उसी मोहल्ले के बेकार लड़के, अनएम्प्लॉयड अंकल्स, हाउसवाइफ्स। रॉय ने उन्हें कहा कि तुम मार्केट जाओ, पैसा कलेक्ट करो और तुम्हें उसमें से कमीशन मिलेगा। शुरुआत में सुब्रता रॉय खुद अपने लंबरेटर स्कूटर पर जाते थे, गली गली घूमकर 2 रुपए 5 रुपए कलेक्ट करते थे। इससे लोगों में ट्रस्ट बना। उन्होंने देखा कि ये पढ़ा लिखा आदमी हमारे दरवाजे पर आ रहा है। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ने लगा। गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पूरा बिहार। सुब्रता रॉय ने एक पैरा बैंकिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। इसे टेक्निकली कहते हैं RNBC, रेजिडोरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ये बैंक नहीं था, लेकिन ये बैंक से बड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि बैंक्स आपसे KYC मांगते हैं, ID प्रूफ मांगते हैं, सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं। सहारा कुछ नहीं मांगता था। आपका पैसा ब्लैक का है, कोई बात नहीं। आपका नाम गलत है, कोई बात नहीं। सहारा ने इंडिया के अनबैंक्ड और ब्लैक मनी सेक्टर को कैप्चर कर लिया।
पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स, सबको एक सेफ हेवन मिल गया अपना कैश पार्क करने के लिए। देखते ही देखते सहारा के पास इतना कैश आने लगा कि उन्हें रखने की जगह कम पड़ गई। हजारों करोड़ रुपए रोजाना कैश में कलेक्ट हो रहे थे और सुब्रता रॉय अब स्कूटर पर नहीं, मर्सिडीज में घूमने लगे थे। उन्होंने गोरखपुर छोड़ दिया और लखनऊ में अपना हेडक्वार्टर बनाया, सहारा शहर, एक ऐसा हेडक्वार्टर जो किसी पार्लियामेंट से कम नहीं था। लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं था। सुब्रता रॉय को पता था कि अगर इंडिया में सरवाइव करना है तो पावर चाहिए, और पावर मिलती है इमेज से। चैप्टर 2, द कल्ट ऑफ सहारा श्री, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब हम एंटर करते हैं उस जोन में जो बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कल्ट बिल्डिंग। सुब्रता रॉय ने रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ एक सीईओ रहेंगे तो लोग उन्हें चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर वो भगवान या गार्डियन बन जाएंगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। उन्होंने सहारा को एक कंपनी नहीं, एक परिवार यानी फैमिली घोषित किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर सहारा श्री रख लिया। उन्होंने एक यूनिफॉर्म डिजाइन की। सहारा का हर एम्प्लॉय, चाहे वो ऑफिस बॉय हो या वाइस प्रेसिडेंट, एक ही यूनिफॉर्म पहनता था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और सहारा का लोगो। जब वो मिलते थे वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, वो बोलते थे सहारा प्रणाम और चेस्ट पर हाथ रखकर सल्यूट करते थे। इससे क्या हुआ? इससे इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, आइडेंटिटी सहारा बन गई। एम्प्लॉयज को लगने लगा कि वो किसी नौकरी में नहीं, किसी मिशन में है। सहारा श्री हर साल 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर एक ग्रैंड फंक्शन करते थे, जहां 50,000 एम्प्लॉयज एक साथ नेशनल एंथम गाते थे। ये नेशनलिज्म और कॉर्पोरेट लॉयल्टी का एक डेडली मिक्सचर था। इस साइकोलॉजी को समझिए। जब आप किसी को परिवार बोलते हैं तो आप उनसे लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उनसे सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करते हैं। सहारा के एजेंट्स जो फील्ड पर पैसा कलेक्ट करते थे वो एम्प्लॉयज नहीं थे, वो भक्त थे। उन्हें लगता था सहारा श्री देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए जब सहारा पर मुश्किल आई तो ये एजेंट सड़क पर उतर आए दंगे करने के लिए। लेकिन कल्ट चलाने के लिए सिर्फ बातें नहीं, ग्लैमर भी चाहिए। सुब्रता रॉय ने सोचा कि इंडिया में दो चीजों का सबसे बड़ा नशा है, क्रिकेट और सिनेमा। उन्होंने दोनों खरीद लिए। क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर स्पॉन्सर कौन बनेगा? सहारा। बीसीसीआई को जब भी पैसे की जरूरत हुई सहारा खड़ा था। युवराज सिंह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सब सहारा के क्लोज फ्रेंड्स बन गए। सहारा ने प्लेयर्स को गिफ्ट्स देना शुरू किए, महंगी गाड़ियां, विलाज एंड एम्बी वैली। क्रिकेट टीम सहारा शहर में आती थी और वहां पार्टीज होती थी। इससे आम जनता जो क्रिकेट देख रही थी उनके दिमाग में बैठ गया कि सहारा मतलब ट्रस्ट, सहारा मतलब इंडिया। चैप्टर 6, द फॉल ऑफ द टाइटन, जेल जर्नी। 26 फरवरी 2014, सुप्रीम कोर्ट का पेशेंस खत्म हो गया। सुब्रता रॉय को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर था, वो नहीं आए। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा कि उनकी मां बीमार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनफ इज इनफ। नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ। यूपी पुलिस जो कभी सुब्रता रॉय को सल्यूट करती थी अब उन्हें ढूंढने सहारा शहर पहुंची। पहले दिन वो नहीं मिले। पुलिस ने पूरे शहर में सर्च किया। सहारा के एम्प्लॉयज ने पुलिस को रोका, लेकिन अगले दिन सुब्रता रॉय ने सरेंडर कर दिया। वो सीन याद कीजिए जब वो कोर्ट जा रहे थे। एक आदमी ने उनके चेहरे पर स्याही यानी इंक फेंक दी। वो आदमी जो कल तक भगवान था, जिसके पैरों में मिनिस्टर्स गिरते थे, आज उसके चेहरे पर काली स्याही थी और वो पुलिस की जीप में बैठा था। इमेज टूट चुकी थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जेल नंबर 3। लेकिन सुब्रता रॉय कोई आम कैदी नहीं थे। जेल के अंदर भी उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया। कोर्ट ने उन्हें स्पेशल परमिशन दी थी, एसी रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट यूज करने की। क्यों? क्योंकि सुब्रता रॉय ने कहा, मैं जेल के अंदर से अपने होटल्स, प्लाजा और ग्रोवनर बेचकर पैसा लाऊंगा। सोचिए, तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस रूम से न्यूयॉर्क और लंदन की डील्स हो रही थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेगोशिएशन हो रही थी। ये फैसिलिटी हिस्ट्री में किसी कैदी को नहीं मिली, लेकिन डील नहीं हो पाई। वो 2 साल तक जेल में रहे। 2016 में जब उनकी मां का देहांत हुआ तब उन्हें पैरोल मिली और तब से लेकर 2023 उनकी मौत तक वो पैरोल पर ही बाहर रहे। लेकिन वो वापस कभी अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर पाए। सहारा के एम्प्लॉयज की सैलरी बंद हो गई। एजेंट्स की पिटाई होने लगी पब्लिक द्वारा। सहारा शहर जो कभी चमकता था वहां अब सन्नाटा था। चैप्टर 7, द आफ्टरमैथ, वेयर इज द मनी। अब आते हैं आज के दिन पर। नवंबर 2023 में सुब्रता रॉय की डेथ हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी जिंदा है, पैसा कहाँ है?
सेबी के पास सहारा का 25,000 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट मिलाकर जमा है, लेकिन सेबी कहता है कि मुश्किल से 100-200 करोड़ रुपए लेने वाले लोग आए हैं। क्यों? 3 करोड़ इन्वेस्टर्स थे ना, तो वो पैसा लेने क्यों नहीं आ रहे? इसके दो मतलब हो सकते हैं। सिनेरियो ए, वो इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो पैसा पॉलिटिशियंस और ब्लैक मनी वालों का था जो सामने नहीं आ सकते। सिनेरियो बी, वो इन्वेस्टर्स इतने गरीब हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि पैसा सेबी के पास है, या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं क्लेम करने के लिए। सरकार ने अब CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। अमित शाह ने कहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिलेगा, लेकिन प्रोसेस स्लो है। चैप्टर 8, द साइकोलॉजी ऑफ द स्कैम, व्हाई डिड इट वर्क। अब हम फैक्ट से हटकर साइकोलॉजी पर आते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम ग्रीड यानी लालच पर बेस था। सुब्रता रॉय का स्कैम इमोशन यानी भावना पर बेस था। आखिर कैसे एक आदमी ने 3 करोड़ लोगों को कन्विंस कर लिया अपना पैसा देने के लिए, बिना किसी पेपर के, बिना किसी गारंटी के? इसके पीछे 3 बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। 1. फाइनेंशियल इलिटरेसी ऑफ भारत। इंडिया में 2 देश हैं, एक इंडिया जो मेट्रो सिटीज में रहता है, म्यूचुअल फंड समझता है, और दूसरा भारत जो गांव में रहता है। बैंक्स भारत तक नहीं पहुंचे थे। गरीब आदमी को बैंक में घुसने से डर लगता था। उसे लगता था मैनेजर अंग्रेजी बोलेगा, बेइज्जती करेगा। सहारा का एजेंट उसी की भाषा बोलता था, उसी के साथ चाय पीता था। सुब्रता रॉय ने फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का फायदा उठाया। उन्होंने वो गैप भरा जो सरकार ने छोड़ दिया था। 2. अफिनिटी फ्रॉड। सुब्रता रॉय ने खुद को बिजनेसमैन नहीं, देशभक्त दिखाया। सहारा का लोगो देखिए, तिरंगे जैसा है। वो हमेशा भारत माता की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाते थे। जब आप देशभक्ति और धर्म को बिजनेस में मिला देते हैं तो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। लोगों को लगा ये आदमी तो आर्मी वालों की मदद करता है, कारगिल मार्टर्स की, ये हमें धोखा कैसे देगा? 1. विजिबल ऑप्युलेंस, दिखावा। अगर मैं आपसे 100 रुपये मांगूं और फटे हुए कपड़े पहनूं तो आप नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं रोल्स रॉयस में आऊं और आपसे 100 रुपये मांगूं तो आप देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, ये मेरा पैसा लेकर कहाँ भागेगा। एम्बी वैली, प्राइवेट जेट्स, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, ये सब ट्रस्ट सिग्नल्स थे। ये दिखाने के लिए थे कि सहारा बहुत बड़ा है। रियलिटी में ये सब आप ही के पैसे से खरीदा गया था, ताकि आपसे और पैसा लिया जा सके। कंक्लूजन, द घोस्ट ऑफ सहारा शहर। आज लखनऊ का सहारा शहर शान से खड़ा है, लेकिन वो एक घोस्ट टाउन जैसा है। सुब्रता रॉय चले गए, पीछे छोड़ गए हजारों लॉसूट्स, रोते हुए इन्वेस्टर्स और एक टूटती हुई लेगेसी। वो लैम्ब्रेटा स्कूटर से शुरू हुए और प्राइवेट जेट तक गए, लेकिन आखिरी सफर उन्हें एम्बुलेंस में करना पड़ा। उनकी कहानी हमें बिजनेस के बारे में कम और ह्यूमन नेचर के बारे में ज्यादा सिखाती है। फाइनल टेकअवेज। 1. रेगुलेटरी आर्बिट्राज हैज़ एन एक्सपायरी डेट। कानून की खाली जगह ढूंढकर बिजनेस करना हमेशा के लिए नहीं चलता। सहारा ने आरबीआई के लूप होल्स यूज किए। जब आरबीआई जागा वो सेबी के पास गए, जब सेबी जागा वो एमसीए के पास गए। आप कुछ समय के लिए रेगुलेटर से बच सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 2. कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ ट्रस्ट। अगर आपका बिजनेस मॉडल एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता, जैसे कि हम सामान बनाते हैं और बेचते हैं, तो वहां गड़बड़ है। सहारा का मॉडल क्या था? कोई नहीं जानता था। रियल एस्टेट, मीडिया, फाइनेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं, ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट डू यू डिस्कवर हुज बीन स्विमिंग नेकेड। 3. द कल्ट ट्रैप। जब फाउंडर भगवान बन जाए तो कंपनी खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान गलती नहीं करते और जो गलती नहीं मानता वो कभी सुधरता नहीं। सुब्रता रॉय का एरोगेंस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। अगर वो 2012 में सेबी को 24,000 करोड़ रुपीस दे लेते, जो उनके पास उस वक्त एसेट्स के रूप में थे, तो शायद सहारा आज भी जिंदा होती, लेकिन ईगो ने उन्हें झुकने नहीं दिया। दोस्तों, सुब्रता रॉय ने कहा था, लाइफ में डर के आगे जीत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि कानून के आगे सिर्फ जेल है। ये थी कहानी उस आदमी की जिसने इंडिया को खरीदने की कोशिश की, लेकिन भारत को बेच दिया। एक सपना जो 3 करोड़ लोगों ने देखा और एक आदमी ने तोड़ा। अगर आपको ये एपिसोड पावरफुल लगा तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमने अब तक देखा धीरू भाई, सिस्टम हैकर; मूर्ति, सिस्टम क्लीनर; अडानी, सिस्टम बिल्डर; गुलशन कुमार, सिस्टम डिसरप्टर; सुब्रता रॉय,
सिस्टम मैनिपुलेटर। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे एक नई दुनिया में, स्टार्टअप वर्ल्ड में। हम बात करेंगे उस लड़के की जिसने 19 साल की उम्र में होटल इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन आज वो खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स। क्या वो अगला नारायण मूर्ति बनेगा या अगला सुब्रता रॉय? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना पैसा समझदारी से इन्वेस्ट करें, चमक धमक पर ना जाएं। जय हिंद। सिनेमा, बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन जब फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, एबीसीएल बैंक्रप्सी, तब कहा जाता है कि सुब्रतो रॉय ने उनकी मदद की थी। अमर सिंह पॉलिटिशियन और अमिताभ बच्चन के साथ सुब्रतो रॉय की दोस्ती पब्लिक थी। सहारा वन टीवी चैनल लॉन्च किया गया। सहारा मोशन पिक्चर्स ने फिल्में प्रोड्यूस की। ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं था जो सहारा की पार्टीज में न नाचता हो। ये हैलो इफेक्ट था। गरीब आदमी इन्वेस्टर सोचता था कि जिस कंपनी के साथ अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर हैं, वो कंपनी भागी नहीं सकती, मेरा पैसा सेफ है। ये ग्लैमर एक पर्दा था जिसके पीछे फ्रॉड चल रहा था। चैप्टर 3, द ब्लैक बॉक्स, हाउ द मनी डिसअपियर्ड। अब सवाल यह है, पैसा जा कहां रहा था? सहारा स्कीम में लोगों से पैसा लेती थी और वादा करती थी कि डबल करके देंगे। डबल करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सहारा कहां इन्वेस्ट कर रही थी? यहां आती है द ग्रेट मिस्ट्री। सहारा का क्लेम था कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एम्बी वैली सिटी बनाई, लोनावला के पास। ये इंडिया का पहला प्लैंड हिल सिटी था। लग्जरी विलाज, प्राइवेट एयरपोर्ट, गोल्फ कोर्स, मैन मेड लेक्स। यहाँ घर खरीदना स्टेटस सिंबल था। लेकिन एम्बी वैली से कैश फ्लो नहीं आ रहा था। वो एक कैश सिंक था, पैसा खा रहा था। उन्होंने एयर सहारा लॉन्च की। एयरलाइंस एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, वहां भी पैसा जल रहा था। उन्होंने न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल खरीदा, लंदन में ग्रोवनर हाउस खरीदा। ये सब ट्रॉफी एसेट्स थे, दिखाने के लिए अच्छे थे, लेकिन रिटर्न जीरो था। तो पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कैसे मिल रहा था? सिंपल, नए इन्वेस्टर्स के पैसे से। इसे फाइनेंशियल दुनिया में कहते हैं पॉन्जी स्कीम। नया बकरा ढूंढो, उसका पैसा पुराने बकरे को दो। जब तक नए लोग आते रहेंगे, गेम चलता रहेगा। और सहारा के पास एजेंट्स की आर्मी थी जो रोज नए लोगों को ला रही थी। सिस्टम परफेक्ट चल रहा था। आरबीआई, रिजर्व बैंक ने कई बार कोशिश की उन्हें रोकने की। 2008 में आरबीआई ने कहा कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्प, आरएनबीसी, अब पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। सुब्रतो रॉय डरे नहीं। उन्होंने लूप होल ढूंढा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर बैंकिंग मना है तो हम हाउसिंग बॉन्ड्स इशू करेंगे। उन्होंने 2 नई कंपनीज बनाई, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड SHICL। इन कंपनीज ने OFCD, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सिंपल भाषा में ये एक रसीद थी जो कहती थी कि आपने हमें पैसा दिया है हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये कंपनीज लिस्टेड नहीं थी, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने चुपके से मार्केट से 24,000 करोड़ रुपए उठा लिए, 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से। ये नंबर दिमाग घुमाने वाला है। इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा सहारा में इन्वेस्ट कर चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर सुब्रतो रॉय ने एक गलती कर दी। एक ऐसी गलती जो हर इनविंसिबल आदमी करता है, एरोगेंस, अहंकार। उन्हें लगा वो टू बिग टू फेल हैं। उन्हें लगा सरकार उनकी जेब में है और उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। वो गलती क्या थी? वो गलती थी आईपीओ का सपना। चैप्टर 4, द फेटल मिस्टेक, द आईपीओ एंड द लेटर। गलती ये थी कि सहारा को और पैसा चाहिए था। रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा था। सुब्रतो रॉय ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी रियल एस्टेट कंपनी सहारा प्राइम सिटी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दूं। आईपीओ ले आते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आपको सेबी के पास जाना पड़ता है। आपको सारे अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ती है। सहारा, जो अब तक अंधेरे में काम कर रहा था, उसने गलती से रोशनी में कदम रख दिया। सितंबर 2009, सहारा ने अपना DRHP सेबी को सबमिट किया। ये एक मोटी किताब होती है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं। सेबी के ऑफिसर्स ने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि सहारा की 2 कंपनीज SIRECL और SHICL ने मार्केट से हजारों करोड़ रुपए उठाए हैं OFCD के नाम पर। सेबी ने एक सिंपल सवाल पूछा, आपने ये पैसा किससे लिया है? सहारा ने कहा, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, अपने दोस्तों और एसोसिएट से लिया है। यहां पर लॉ बीच में आ गया। कंपनी एक्ट का रूल कहता है कि अगर आप 50 लोगों से पैसा लेते हैं तो वो प्राइवेट है, अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से पैसा लेते हैं तो वो पब्लिक इशू है, और अगर वो पब्लिक इशू है तो आपको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। सहारा ने कहा, हमने 3 करोड़ लोगों से पैसा लिया है। सेबी ने कहा, 3 करोड़ लोग आपके दोस्त हैं? ये प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे हुआ? ये पब्लिक इशू है और ये लीगल है क्योंकि आपने हमसे परमिशन नहीं ली। एक छोटी सी गलती, एक डेफिनेशन का खेल, और 24,000 करोड़ का एम्पायर खतरे में आ गया। सेबी के चेयरमैन CB भावे और बाद में UK सिन्हा ने सहारा के पीछे हाथ धोकर पड़ने का फैसला किया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि पैसा वापस करो अभी के अभी, इंटरेस्ट के साथ।
सुब्रतो रॉय को लगा वो इसे हैंडल कर लेंगे। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे, लीगल डिले और पॉलिटिकल प्रेशर। उन्होंने देश के सबसे महंगे वकील हायर किए। केस सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस खेहर ने सहारा की एक नहीं सुनी। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया कि सहारा को 24,000 करोड़ प्लस 15% इंटरेस्ट सेबी के पास जमा करना होगा। चैप्टर 5, द ट्रक कॉन्वॉय, वेपनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। अब आता है इस कहानी का सबसे अबसर्ड और सिनेमैटिक मोमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट सेबी को दो ताकि वेरीफाई किया जा सके, तो सुब्रतो रॉय ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि मैं सेबी को इतने कागज दे दूंगा कि वो डूब जाएंगे। डेट सितंबर 2012। मुंबई के रोड्स पर ट्रैफिक जैम लग गया। क्यों? क्योंकि 127 ट्रक्स, जी हां 127 ट्रक्स सहारा के डॉक्यूमेंट्स लेकर सेबी के ऑफिस जा रहे थे। 31,000 कार्टन्स, उनमें 3 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म्स थे। ये सीन इमेजिन कीजिए। डिजिटल इंडिया के जमाने में एक कंपनी 127 ट्रक्स भर के कागज भेज रही है। सेबी के पास इनको रखने की जगह नहीं थी। उन्हें नवी मुंबई में एक स्पेशल वेयरहाउस किराए पर लेना पड़ा। सहारा का मैसेज क्लियर था, लो ढूंढ लो, इसमें सालों लग जाएंगे। लेकिन सेबी स्मार्ट निकली। उन्होंने कागज चेक करने के बजाय उन्हें डिजिटाइज, स्कैन करना शुरू किया। और जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया तो फ्रॉड पकड़ा गया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के नाम एक ही हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के एड्रेसेस ढूंढने पर वहां कुछ नहीं मिला। एग्जाम्पल, कलावती कानपुर। ऐसे हजारों अकाउंट्स थे जो फेक लग रहे थे। सेबी ने कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, ये इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बेनामी पैसा है, ये ब्लैक मनी है जो वाइट करने की कोशिश की गई है। सहारा का डिफेंस क्या था? उन्होंने कहा, ये गरीब लोग हैं, ये सड़क पे रहते हैं, इनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा, पैसा कहाँ है? सहारा ने कहा, हमने 95% पैसा कैश में वापस कर दिया है। ये स्टेटमेंट सुनकर जजेस गुस्सा हो गए। 20,000 करोड़ रुपए कैश में वापस कर दिया? किसने देखा? कहाँ है रसीद? ट्रक कहाँ गए कैश वाले? सहारा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, हमने ट्रक से कैश भेजा था। कोर्ट ने कहा, यू आर मॉकिंग द जुडिशियल सिस्टम।